भूकंप आने पर किस कोने में हम जाएंगे तो बचेंगे जी। कहाँ छुपेंगे तो बचेंगे। और गोरखपुर पूर्ण रूप से 3 नदियों का संगम स्थल है कि लाल झंडी जहाँ लगी हो आप मत जाओ क्योंकि बहाव तेज है जी। हरी झंडी देते हैं कि यहाँ सुरक्षित है आप निकल सकते हो कि हर आदमी जान सके कि बाढ़ से कैसे बचाव होता है भूकंप से कैसे बचाव होता है और अन्य आपदाएं जो क्लाइमेट के माध्यम से आती हैं। सबसे बड़ी बात है सीपीआर का पॉइंट कहाँ है तो उसको हम लोग बताते हैं कि ऐसे आएंगे सर्च करते हुए जहाँ दोनों रिप्स जुड़ी है यहाँ से 2 अंगुल हटा करके अपने उंगली को रखेंगे। आग में कैसे घुसा जाता है आग लगे कमरे को अचानक खोलेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा तो आग भड़केगी। इसमें महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ रात को सोते समय गैस सिलेंडर जहाँ से रेगुलेटर है चूंकि रेगुलेटर प्रेशर जो निकलते है उसको कंट्रोल करता है। आग 3 प्रकार से होती है आग 3 चीज से बनती है एक तो उचित टेम्परेचर को मिले उसको खाने की चीजें मिले और तीसरा जो होता है ऑक्सीजन। सिविल डिफेंस का मुख्य कार्य क्या है कि स्थानीय सेवा पहुंचने के पहले स्थानीय सेवा मतलब अगर फायर विभाग की गाड़ी पहुंच रही है उसके पहले उस मोहल्ले में अगर ट्रेंड व्यक्ति है तो जानता है कि CO2 का सिलेंडर कैसे चलाना है और घर में 5 किलो का सिलेंडर जरूर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए ABC टाइप। नमस्कार मैं हूं मनोरमा और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे साथ है सिविल डिफेंस के इंसिडेंट कंट्रोल ऑफिसर और मास्टर ट्रेनर डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्टूडियो में। धन्यवाद आपको समय देने के लिए। और सर सबसे पहले जानना चाहूंगी इनफैक्ट कहना चाहूंगी कि सिविल डिफेंस तो हम बोलचाल की भाषा में हम जानते ही हैं पर फिर भी मैं चाहूंगी कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके लिए एक स्मॉल ब्रीफिंग आप जरूर करें कि सिविल डिफेंस क्या है होता क्या है ये। सिविल डिफेंस एक ऐसा संगठन है जो मानव सेवा के लिए सदैव तत्पर है जिसका मूल ही है सर्वभूते हिते रतः सबकी सेवा में सदैव तत्पर रहना ही सिविल डिफेंस का मेन मोटो कहा गया है। मैं बताऊं कि मेरी ज्वाइनिंग एक जैसे इंसिडेंट कंट्रोल ऑफिसर हूं तो मेरी भी ज्वाइनिंग एक घटना के रूप में सिविल डिफेंस के साथ जुड़ी। वर्ष 2006 की घटना है। मैं एक घायल व्यक्ति की सहायता करने गया तो मुझसे पुलिस ने काफी पूछताछ किया तो मुझे लगा कि कोई से संगठन जुड़ना चाहिए जहां मैं वक्त आप सिविल डिफेंस नहीं मैं नहीं था 2006 घटना बता रहा हूँ क्योंकि मार्च मेरी ज्वाइनिंग हुई और दिसंबर घटना है। एक आदमी सड़क किनारे गाड़ी से पड़ा हुआ था तो मैं गया जब सहायता देने के लिए तो पुलिस ने काफी मुझको पूछताछ किया तो मैं सोचा कि ऐसा कौन सा संगठन को ज्वाइन करने से मैं जनसेवा में और बढ़ सकूं क्योंकि जनसेवा मेरा शुरू से लगाव रहा। तो मेरे मित्र ने बताया सिविल डिफेंस तुम ज्वाइन कर लो और उसमें पब्लिक वर्क करने का अच्छा तुम्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा। मार्च 2006 में मेरी ज्वाइनिंग हुई और मैं उस समय चूंकि कहीं भी आप किसी संस्था जुड़ते हैं तो उसका इतिहास पता होना चाहिए लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। एज ए वॉलंटियर मैंने ज्वाइन कर लिया वॉलंटियर ड्यूटी। जैसे कि मैं 19 साल लगातार सर्विस देता रहा। कोरोना भी मैंने खुल करके लोगों का बहुत साथ दिया। कोरोना जब लोग घरों में छिपे थे मौत से डर रहे थे उस समय मौत से मैं मतलब पूरा सिविल डिफेंस गोरखपुर लड़ रहा था कि कैसे लोगों को भोजन की व्यवस्था करनी है क्योंकि भूखे लोग थे अस्पताल में जो पेशेंट लेकर आए थे उन्हें कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कम्युनिटी किचन MG स्कूल में हमारे जो चीफ वार्डन है डॉक्टर संजीव गुलाटी साहब और हमारे नियंत्रक है DM महोदय माननीय जिलाधिकारी गोरखपुर और इस तरह से तमाम लोगों की टीम बनी और एक तैयारी करके यहाँ तक कि जो बेजुबान जानवर घूम रहे थे उनको भी हमारे उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश यादव और जो पूरी टीम थी सिविल डिफेंस गोरखपुर की तीनों डिविजनल वार्डन तीनों डिवीजन जो गोरखपुर 3 डिवीजन बटा हुआ है एक साथ मिलकर के मानव सेवा के लिए कोरोना काल में तो बना के गर्म भोजन तो दिया। एक कम्युनिटी किचन जो MG स्कूल बना था और उसकी क्वालिटी के मॉनिटरिंग जिलाधिकारी महोदय खुद भोजन करके देखते थे कि हम लोग क्या दे रहे हैं। और जब बात हुई क्रेजी ब्रेड से तो उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ ब्रेड वापस आते हैं वो आप बोरे से भर के ले जाइए और जानवरों को दीजिए जो गाय हैं और कुत्तों के लिए भी हम लोग व्यवस्था करते थे पूरी उनकी दी जाती थी। तो इस प्रकार से सिविल डिफेंस जब भी आपदा भारत में आती है तो उसके विषय में काम करना शुरू करती है। युद्ध भी कई प्रकार के होते हैं 12 प्रकार के युद्ध बताए गए हैं। चूंकि शॉर्टकट बताना चाहूँ कि इस समय साइबर वार चल रहा है। साइबर वार है कि आपके पूरी सूचना को हैक करके
दुश्मन देश देख रहा है। बात छिड़ ही गई है तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये 12 प्रकार के जो युद्ध आप कह रहे हैं बहुत शॉर्ट में ही बट एक बार एक्सप्लेन जरूर करें। देखिए, ये परंपरागत युद्ध है। पहले लाठियों और डंडे से युद्ध होता था, तलवार होता था, बर्छा भाला और आमने सामने की लड़ाई चलती थी। उसके बाद आंशिक परंपरागत हो गया, कुछ हथियारों से लड़े गए, कुछ छिप करके लड़ाई हुई। उसके बाद आर्थिक युद्ध हो गया। आर्थिक युद्ध में जैसे कि नकली नोट छापना, आपने तो रुपया छापा तो उससे काम चला। और पाकिस्तान से पहले क्या था कि पैसे आते थे, नकली नोट बरामद होती थी। धीरे धीरे प्लास्टिक नोट में बदल गया, डिजिटल का जमाना आ गया, नकली नोट कहाँ चल पाएगी बताइए। और प्रधानमंत्री ने जब 2016 में ठीक 8 बजे कहा कि पुराने नोट को बंद कर दिया जा रहा है, तो जो पाकिस्तान से नकली नोट आती थी वो युद्ध था। युद्ध इस सेंस में कि हमारी करेंसी को किस प्रकार से नष्ट किया जाए, ये आर्थिक है। आतंकवाद भी आर्थिक युद्ध में आता है। जैसे मान लीजिए हम किसी गाड़ी का बीमा कराते हैं, वो पैसा दे करके बीमा कराए, कुछ किस्त दे करके, वो गाड़ी किसी आतंकवादी घटना में उड़ा दी गई या आतंकवादी उस पर हमला कर दिए, तो जितना बीमा रहेगा वो बीमा कौन देगा? कंपनी देगी। तो उस देश का धन का नुकसान हुआ जी। आर्थिक युद्ध होता है खास करके। मनोवैज्ञानिक युद्ध, जैसे अभी हमने चर्चा कर दिया कि किसी देश को हराना है तो उसका मनोबल तोड़ दीजिए। जैसे कि अभी भारत ऑपरेशन सिंदूर में जी। हमारे जो रेगिस्तानी इलाके राजस्थान इत्यादि के लोग मनोवैज्ञानिक ढंग से मजबूत थे। वी कैन डू एनीथिंग। सैनिकों को राशन पानी देना, भोजन देना, उनके लिए हथियार पहुंचाना, एज ए सैनिक काम कर रहे थे कि उनका मनोबल डाउन ना हो, वो ना सोचे कि हम सेना पर अकेले खड़े हैं। हमारे पीछे वो जानते थे कि 50 लोग खड़े हैं और वो भी हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक युद्ध हो गया। अब आते हैं 5वां आधुनिक युग। आधुनिक युद्ध अब न लाठी की लड़ाई होगी, न डंडे की लड़ाई होगी, न तलवार चलेगा, न बर्छा चलेगा, न घोड़े दौड़ेंगे जी। और पूरा शहर केवल 5 मिनट में श्मशान बन जाएगा, जिसको हम CBRN युद्ध कहते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर। जैसे कि पहले क्या होता था कि गांव में चेचक फैलता था बहुत तेजी से। अंग्रेज क्या करते थे कि ये अपने यहाँ से चेचक पेशेंट को लाते थे और भारत में उसको छोड़ देते थे, तो गांव का गांव साफ हो जाता था, ताउन चलता था, उसमें महामारी फैलती थी। और जब पहले राजा युद्ध कोई लड़ता था तो मरे हुए जानवर को कुएं में डाल देता था जहाँ पानी लोग पीते थे जी। उससे डिहाइड्रेशन होता था, कालरा फैलता था और डायरिया फैल जाता था, उससे मारे जाते थे। वही प्रणाली थोड़ा सा आधुनिक हो गई है। एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर, CBRN युद्ध की लड़ाई होगी जिसकी तैयारी लगातार चल रही है। हर देश अपने पास एटॉमिक सेंटर बना के रखा हुआ है और एक दूसरे को आंख दिखाने की कोशिश में कर रहा है। एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल युद्ध नहीं होना चाहिए। एटॉमिक चूंकि ऐसी शक्ति है जो आपके ऊर्जा को पूर्ण रूप से संपादित कर सकती है। 2005 में भारत सरकार भी ये सोच रही थी कि जब भुज कांड हुआ 2000 में, भुज में भूकंप आया 26 जनवरी को, तो जो भी राहत एजेंसियां थी वो बाहर के ऊपर भारत सरकार टिकी हुई थी कि वो आएंगे और हमको बचाएंगे। बहुत दिनों तक ये बात चलती। सन 2005 में एक लॉ आया जिसको राष्ट्रीय आपदा के नाम से पास किया गया और उसमें तमाम एजेंसियों को जोड़ दिया गया, जिसमें सिविल डिफेंस को 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संसद द्वारा यह पास कर दिया गया कि कोई आपदा आती है तो सिविल डिफेंस को जोड़ा जाएगा। और ठीक 2006 में जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स थी उसमें से लोगों को निकाल करके ट्रेनिंग कराया गया कि आप आपदा में, बाढ़, भूकंप और जो भी आपदा आती है, मैन मेड या नेचुरल मेड, इसमें कैसे कंट्रोल करेंगे। तो 2005 में ही NDRF की स्थापना की गई जी। जो 17 जिले लोग गए, इनको मास्टर ट्रेनर के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद तैयार किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अगर लंबा चलता तो जो चीज अगर रखी जाती है उस पर जंग लग जाती है। फिर सरकार ने ये सोचा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, कि सिविल डिफेंस को एक्टिव किया जाए जी। और उन्होंने राज्य सरकारों को निर्देश दिया
कि आपके यहाँ जितने जिलों में सिविल डिफेंस एक्टिव 1962 से उनको तैयार किया जाए। जी। इसी बीच माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, इन्होंने कहा नहीं 16 जिले 17 जिले नहीं, यूपी के 75 जिलों को सिविल डिफेंस से हम आच्छादित कर रहे हैं। जी। यहाँ इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और हर जिले में हर आदमी वॉलंटियर रहेगा और वो सैनिक के रूप में काम करेगा। जी। जब भी हम ड्यूटी पे जाते हैं तो हमें एक मजिस्ट्रेट का पावर दिया जाता है। ये आप सिविल डिफेंस एक्ट जो बनाया गया 1965 में लागू किया गया, ये एक्ट में पूरा दर्ज है। राज्यसभा विधानसभा से इसको पास किया गया कि हमको क्या पावर दिया गया है। उस समय हमारे कार्य में कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता है, राजकीय कार्य में बाधा है। एज ए राजकीय कर्मचारी के रूप में हम काम करते हैं। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग हो गई है, इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोग 360 लोगों को अपने यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, 60-60 का बैच बना करके। अच्छा मनोज जी, आपदा प्रबंधन में सिविल डिफेंस की क्या भूमिका होती है? आपदा प्रबंधन के लिए सिविल डिफेंस की विशेष रूप से अहम भूमिका है, क्योंकि सिविल डिफेंस का हर वार्डन आज भली बात जानता है कि भूकंप आने पर किस कोने में हम जाएंगे तो बचेंगे, कहाँ छुपेंगे तो बचेंगे। और गोरखपुर पूर्ण रूप से 3 नदियों का संगम स्थल है, राप्ती, आपका गुर्रा और घाघरा। ये नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है तो सीधा राप्ती में आता है पानी। तो लोगों को कैसे बचना है, हर आदमी तैरना नहीं जानता है। हर आदमी ये कर सकता है कि जो अपना आवश्यक सामान हो, जैसे दवा हो गया, एफडी हो गई जो भी रखा हुआ है, कुछ पैसे हो गए, कुछ सामान लेके कैसे बच सकता है। उनको भी संकेत के माध्यम से बताते हैं कि लाल झंडी जहां लगी हो आप मत जाओ क्योंकि बहाव तेज है। हरी झंडी देते हैं कि यहाँ सुरक्षित है, आप निकल सकते हो। फिर हम अपने घर में पड़े हुए बेकार सामान, जैसे पेप्सी का बोतल हुआ, पानी के जर्किन हो गए, थर्माकोल हो गया, नारियल जो पी के लोग बेकार फेंक देते हैं, हरी नारियल, इससे कैसे हम लाइफ जैकेट बना सकते हैं। डीआरएफ के साथ मिल करके ट्रेनिंग लेती है। और गोरखपुर चूंकि भूकंप जोन में है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो नहीं बता सकता है, लेकिन बिल्डिंग कितनी मजबूत है, जैसे फ्रेम्ड बिल्डिंग आती है, आजकल फ्रेम बिल्डिंग का जमाना आ गया है, कॉलम है, बीम है, पिलर है, इस पे खड़ी फ्रेम बिल्डिंग है। अनफ्रेम बिल्डिंग क्या है, जब पहले ईंटें पीटा रख के जोड़ दिया जाता था, अनफ्रेम बिल्डिंग है। हमारा कोई भी वार्डन अगर जाता है तो सबसे पहले बिल्डिंग का ये स्ट्रक्चर देखता है, क्योंकि बिल्डिंग कोलेप्स कर गई है तो यू शेप्ड में गिरी है कि वी शेप्ड में गिरी है, वो बिल्डिंग की बड़ी लंबी चीजें हैं। आपदा अगर पढ़ा जाए तो 1 महीने का कोर्स है, लेकिन इतना वो जानता है कि अगर इस बिल्डिंग में घुस रहे हैं तो ये बिल्डिंग कब गिरने वाली है। ये जो ट्रेनिंग आप देते हैं तो ये आम जनमानस तक कैसे पहुंचेगी, ये बातें, ये जरूरी जो बातें। हमारे 360 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, रेलवे के एम्प्लॉय भी हैं, गोरख विश्वविद्यालय में काम करने वाले हैं, बच्चे हैं जो बीए की बीएससी कर रहे हैं, और आम जन ही हमारा मुख्य आदमी होता है। हमारा जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है वो आम जन होता है, पब्लिक के बीच का आदमी होता है। हम किसी ट्रेंड व्यक्ति को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम अनट्रेंड व्यक्ति को ट्रेंड करते हैं ताकि वो समाज में जा करके दूसरे को ट्रेंड कर सके। जैसे मार्केटिंग का आपने देखा कि 1 से जोड़ा 2, 2 से जोड़ा 3, 3 से 4, 5, तो हम मार्केटिंग के सिस्टम पे चलते हैं कि अगर हमने एक आदमी को ट्रेंड कर दिया, वो अगर 2 लोगों को कर दिया तो 2 से 4, 4 से मल्टीप्लाई होता रहता है। तो 360 जो निकल रहे हैं हमारे ट्रेनीज, आज 6वां बैच चल रहा है गोरखपुर में, तो 540 लोग ट्रेंड हो चुके हैं। अब ये 540 बाद जो 60 निकलेंगे, जब 360 लोग निकलेंगे तो जिस मोहल्ले का जो व्यक्ति रहने वाला है अपने आसपास के स्कूल में जा करके वो ट्रेनिंग देगा। किनको? जो अननोन बच्चे हैं। और आजकल जो बौद्धिक स्तर है बच्चों का बहुत तेज होती गेन करने की। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो और अचानक भूकंप आ जाए तो अपने बस्ते को अपने सर पे रख करके वो निकल सकता है। सर सबसे नाजुक चीज है, अगर सर बच गया, हड्डियां टूट गई तो आदमी बच सकता है। उस बच्चे को हम सिखाते हैं कि क्लासरूम में अगर भूकंप आ जाए, धरती हिल जाए तो भागना कैसे है। जैसे हम आप इंटरव्यू कर रहे हैं और एक कमरा भरा हो तो गेट पे सबसे पहले कौन निकलेगा, इसकी ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग कि जो गेट के पास बैठा हो वो तुरंत पहले भागे। होता क्या, आदमी हड़बड़ी में एक दूसरे से लड़ते पड़ते गिरता है और वो कोलैप्स कर जाता है। तो सिविल डिफेंस ये बताती है कि हर चीज सिस्टम से कैसे हो। जैसे हम बताते हैं कि आपको चलना कैसे है। आप अगर किसी भीड़ के स्थल पर जा रही हैं तो कब आप जेंडर जोन में आ गई, आप कैसे जानेंगे, बताइए। ये सिविल डिफेंस के प्रमुख कार्य हैं। हाँ, जैसे कि आदमी से आदमी के बीच की दूरी अगर
1 फीट है जी, तो आप सांस ले रहे हैं, ठीक है। अगर दूरी कम होती जा रही है और एक दूसरे की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उस स्थान को तुरंत छोड़ दीजिए। जी, भगदड़ में होता क्या है, भगदड़ में एक दूसरे का आदमी ऊपर चढ़ जाता है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, वो आपस में टकराते रहते हैं जी, और धीरे धीरे क्या होता है कि सफोकेशन होने लगती है, पसीना निकलने लगता है शरीर से और धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो हमारा फेफड़ा जो है, लंग्स, उसको पूरी हवा नहीं मिल पाती है जी, और आदमी को थोड़ा सा लगता है अंधेरा आंख के आगे आने, जीभ चिपकने लगती है। जी, तो आप डेंजर जोन में हो, अगर आप उस एरिया को तुरंत नहीं छोड़ेंगे, इट कैन बी योर डेथ, आप मृत्यु तरफ जा रहे हैं। तो सिविल डिफेंस यही बताती है जी, कि आप कैसे अपने को बचेंगे तब दूसरों को बचाइएगा। कुएं में लोग उतरते हैं, हम बताते हैं कि कुएं मत उतर, अचानक उतरिए। आप अगर कहीं सीवर लाइन के पास खड़े तो वहां मत जाइए, क्योंकि मेथेन गैस पड़ी हुई है, जी, तमाम गैसें हैं जो पैदा हो रही हैं। जी, तो हम बताते हैं कि आप अपने को बचाइए, साथ में दोनों दूसरे की जान की रक्षा करिए। अगर एक ट्रेंड व्यक्ति मरता है जी, तो 25 लोगों के बराबर अकेला है, अगर वो जीवित रहता तो 25 लोगों की ट्रेनिंग करा सकता था। जी। ट्रेनिंग चल रहा आपदा है, प्रबंधन के समय विशेष तैयारी क्या होती है आप लोग की? उस क्षेत्र के साथ हम लोग तैयारी कराते हैं। जी, जैसे गोरखपुर बाढ़ है, भूकंप है, इसी प्रकार से जो हमारा ट्रेनीज असम में रहने वाला है जी, वो भूस्खलन से मारा जाता है। उत्तराखंड में भूस्खलन है, बादल फटते हैं। जी, इसी प्रकार से उड़ीसा हमारा वार्डन है सिविल डिफेंस में, जी। वो साइक्लोन आते हैं जगह जगह, समुद्र में साइक्लोन आते रहते हैं। तो उनकी साइक्लोन की ट्रेनिंग होती है कि हम कैसे बच सकें। जो हमारा अंडमान निकोबार में सिविल डिफेंस का वार्डन है, उसको बताया था ज्वालामुखी फटने पर कैसे बचाव किया जाता है, जो लावा निकलता है, बहुत गर्म होता है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग ट्रेनिंग उस क्षेत्र के साथ दी जाती है। लेकिन भूकंप ऐसा एक सिंबॉलिक चीज है जो हर जगह आता है। जी, तो भूकंप मेरा मेन उद्देश्य होता है बताना। उसके साथ गोरखपुर में बाढ़ है, आपका भूकंप इलाका है जो सेस्मिक जोन 5 में है, नेपाल नजदीक है। जी, इसके पहले आप भी देखे होंगे भूकंप आया था, वहां से प्रभाव इंडिया में आया, लेकिन इंडिया में कम प्रभाव रहा, ज्यादा नेपाल का नुकसान हुआ। जी हाँ। आपने कहा कि अगर क्लास में भूकंप आ गया और बच्चा बैग सिर पे रख के कहीं ऐसी जगह के नीचे बैठ जाए, तो अगर खुले में हम हैं और वहां भूकंप आ गया तो खुले में नुकसान नहीं होगा, जी, खुले में ही भागना चाहिए। अगर आपके घर के पास कोई फील्ड हो, जी, खास करके टेलीफोन के खंभों से दूर रहना चाहिए। हाई मैं यही राजी कहने जाती, बिजली के जो खंभे हैं या टेलीफोन के खंभे हैं, उनसे कैसे बचाव करेगा? वो आप एक अनुमान लीजिए कि गिरता तो कितने दूर जाएगा। जैसे क्या है कि गोरखपुर का सबसे घना इलाका है जुबली स्कूल के आसपास, जी, तो कभी भूकंप आता है तो लोग जुबली फील्ड में भागते हैं। अब तो चूंकि इतनी हाई राइजेज बिल्डिंग बन रही है जी, कि उसके बाद जगह नहीं बचती है, तो कोशिश ये करना चाहिए ओपन फील्ड में भागना चाहिए। अभी ओपन पार्क है, तमाम बचे हुए हैं, जी, और पेड़ कभी उलटता नहीं है भूकंप में, क्योंकि पेड़ जड़ पकड़े रहते हैं अंदर तक, जी, वो कम गिरते हैं। अब पोल का जो बिजली का पोल लगता है वो मिनिमम 3 से 4 फीट तक रहता है, जी, तो इसके गिरने के चांस सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए कभी भी आप अगर किसी बिल्डिंग में हैं तो लिफ्ट का प्रयोग मत करिए, जी, पहला काम। क्योंकि गोरखपुर में हाई राइजेज बिल्डिंग का जमाना आ चुका है। होता क्या है कि लोग लिफ्ट की तरफ भागते हैं, नहीं, जी, आप सीढ़ी तरफ भागिए जी, और जितना जल्दी हो सके उतर लीजिए, क्योंकि सीढ़ियां भी कांपती हैं और आपके शरीर का डिसबैलेंस डिसलोकेट होती रहती है, जी, और हो सकता है आप दूसरी सीढ़ी पर रखे तीसरी चला जाए, तो आप गिर के स्वयं घायल हो सकती हैं। जी। कभी भी पैनिक मत होइए, सबसे जरूरत पैनिक ना होना की है। जी, क्योंकि आप ये जानती हैं कि भूकंप बिल्डिंग अचानक गिरती नहीं है। और जो बिल्डिंगें बन रही इस समय, सभी बिल्डिंगों में भूकंप की रोधी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जी, नीचे जैक लगाए जा रहे हैं, जैक चीज वो सॉरी जैक कर रहे हैं, साकर लगाए जाते हैं। साकर क्या होता है, बिल्डिंग को अप एंड डाउन करता रहता है, जी, गिरने नहीं देगा। झुकेगी फिर सीधा हो जाएगी, इतना नहीं झुकेगी, जी। थोड़ा सा झुकेगी सीधा हो जाएगी, उतना समय आपके पास है। इतनी सारी चीजें आप बता रहे हैं मनोज जी, बहुत जगह आपने ट्रेनिंग दी है। सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? ऐसी कौन सी जगह थी जहां सबसे ज्यादा मुश्किल रहा ट्रेनिंग का सेशन पूरा करना? देखिए, ट्रेनिंग सेशन में चूंकि नए लोग आते हैं, उनको चीजें पढ़ाई जाती हैं। जी, आदमी 70% भूलता है, 30% करता है। अगर 30 भी वो सफल हो जाए जी, तो मेरा काम हो गया। मैं 6वें बैच में लगातार चल रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाने के बाद उनको बुलाया जाता है डाइस पे, जी, जहाँ से हम लोग पढ़ाते हैं खड़े होकर के। उनसे एक ऐसा उनके सामने
शेड्यूल रखा जाता है कि मान ले बाढ़ आ गई, जी, हर बैच में 10-10 की संख्या होती है, 6 बैच बनाए जाते हैं। उस बैच के टीम लीडर को ये काम दिया जाता है कि भूकंप आ गया जी, तो कैसे बचेंगे, अगर कोई व्यक्ति गिर गया, देखिए मैं बता रहा था, बात भूल गई हमारे दिमाग से, सीपीआर सबसे जरूरी है। जी, आपदा प्रबंधन में सीपीआर को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। जी, हर व्यक्ति कहीं न कहीं खाने में ऐसी चीजें खा रहा है जो हार्ट अटैक से मर रहा है, जी, और विद इन 4 मिनट्स में 4 मिनट गोल्डन टाइम है, आपके ब्लड अगर मस्तिष्क का 4 मिनट तक नहीं पहुंचेगा जी, तो आपको डेथ मान लिया जाएगा, आपकी पूरी शरीर की संरचना बदल जाएगी। जी, आज सीपीआर की सबसे मस्ट जरूरत है। सीपीआर कैसे देना चाहिए, किसको देना चाहिए, जी, क्यों देना चाहिए, ये चीज सिविल डिफेंस आज अपने कोर्स में शामिल कर लिया। जी। अच्छा, एक बड़ी खतरनाक चीज जो हमारे घर के अंदर ही होती है और सबसे ज्यादा यूज होती है, गैस सिलेंडर, आपने और सही, उसके फटने की घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। आपने इससे बचने के लिए महिलाओं को आप कैसे जागरूक करेंगे? महिलाओं को सबसे क्योंकि पहले महिलाएं सबसे ज्यादा होती हैं किचन में। महिलाएं तो भाई गृहिणी है, और गृहिणी काम है भाई घर की सेवा करना। जी, पुरुष वर्ग भी होटल में खाना बनाता है, घर पे भी आता है, थोड़ा सा अगर सहयोग कर दिया तो बन जाता है। जी, इसमें महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रात को सोते समय गैस सिलेंडर जहाँ से रेगुलेटर है, जी, चूंकि रेगुलेटर प्रेशर जो निकलते है उसको कंट्रोल करता है। अगर गैस लीक कर रही है, जा रही है सिलेंडर से ऊपर तक, कोई चूहा काट दिया तो पाइप भी अच्छे क्वालिटी का आ रहे हैं जी, तो उसको प्रयोग करने के बाद गैस कभी भी निकलिए सिलेंडर साफ कर दीजिए। जी, आग 3 प्रकार के होती है, जी, आग 3 चीज से बनती है। एक तो उचित टेम्परेचर उसको मिले, जी, उसको खाने की चीजें मिले, और तीसरा जो होता है ऑक्सीजन। जी, ट्रायंगल बनता है आग का। अगर उसमें से हम एक चीज हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। अगर कट ऑफ ऑक्सीजन कर दें जी, या जलने वाली चीजें दूर कर दें, और जी, उसके बाद अगर बाल्टी कोई प्लास्टिक आपके पास हो जो सिलेंडर के आकार से बड़ा हो, उसको ढकने की कोशिश करिए, जी। और तत्काल 112 को सूचना देते रहिए। जनरली लोग आग लगने पर पानी फेंकते हैं, ये कितना सही होता है? आग लगने पर पानी फेंकना मैं बुद्धिमानी नहीं समझता हूँ, क्योंकि पानी गर्म होने के बाद वेपराइज होकर उड़ जाती है। दूसरी बात, हम लोग बात करते करते भूल गए, सिलेंडर में जब तक आप हाथ लगाते हैं और छूते रहते हैं, जब तक ठंडा है तब तक वो ब्लास्ट नहीं करेगा, जी, गैस जलती रहेगी। तो उसको रोकने सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि हम किसी ब्लैंकेट को भिगोल के डाल दें लपेटने का। जी, और खास करके महिलाओं को मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि कभी भी कढ़ाई तेल में डाल करके न हटें, जी, क्योंकि अधिकांशतः आग लगती है कढ़ाई के माध्यम से। जी, गर्म हो गया और वो महिला अचानक आई, उसको दिमाग चला करे तो गर्म हो गया, उसमें पानी डाल दो, पानी डालने से आग बहुत तेज बढ़ेगी। जी, तो उसमें सबसे अधिक घर में जो आपके आटा प्रयोग होता है, अगर उसको डाल देंगी तो आग वहीं कट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, जी, ऑक्सीजन दब गई, स्मूदरिंग हो गया। पेट्रोल की आग में स्मूदरिंग की जाती है, आप देखेंगे फोम प्रयोग किया जाता है। जी, आग का पानी केवल कूलिंग करता है, ठंडा करता रहेगा, जो चीज है जलने वाली चीजों को तापमान डाउन करेगा। जी, अब ये प्लाईवुड है, अगर इसको हम भिगो देंगे तो आग नहीं लगेगी, या इसको हम कूलिंग कर दिए तो ठंडा हो गया। आप कहीं भी देखते होंगे, कहीं आग लगती है तो सबसे पहले पानी का टैंकर क्या करता है, पानी छींटना शुरू करता है जी, ताकि टेम्परेचर डाउन हो। और ऐसी कोई चीज भारत में नहीं बनी जो जले ना, केवल एक फायर प्रूफ का हुआ है, जब उसको उचित तापमान मिलेगा जल जाएगा। लोहा भी 1000 वाट 1000 टेम्परेचर पे गल करके सरिया बनाई जाती है। जी, तो कोई कहता अगर फायर प्रूफ तार है तो उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि कितने टेम्परेचर पे जलेगा। अच्छा, कोई भी अपनी गाड़ी में जो तार कट करा के लोग लगाते हैं एक्सेसरीज नहीं लगाना चाहिए। जी, और घर में 5 किलो का सिलेंडर जरूर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ABC टाइप। जी। मुझे लगता है हमारी महिलाएं, घर की जो गृहिणियां हैं, वो ज्यादातर इसका उनको ज्ञान ही नहीं होता है, नॉलेज ही नहीं होती है। तो आपने जैसे कहा कि अब देखिए, चलाने का ज्ञान से आपने अगर बात के यहाँ लाया है तो फायर बाल मार्केट में आ गए हैं। जी, जैसे बच्चे बाल खेलते हैं, फायर बाल आता है 4.5 किलो वजन का, जी, आग लग जाए उसको धीरे से आप फेंक के हट जाइए, जी, जब 60 सेंटीग्रेड गर्मी पाएगा ऑटोमेटिक को ब्लास्ट कर जाएगा। उसमें CO2 पाउडर भरा हुआ है। जी, सबसे आसान चीज है, उसको अपने घर में जरूर रखना चाहिए हर व्यक्ति को। जी, नेट पर आप फायर बाल आप सर्च करेंगे, फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है, ऑनलाइन सब जगह मिलता है। जी। अच्छा मनोज जी, ये तो बहुत सारी बातें हो गई, बातों के थ्रू आप समझाते हैं लोगों को। क्या कुछ उपकरण भी होते हैं
जिनको यूज करके आप देखिए, जैसे अभी आपने जिक्र किया, ऐसे और कौन कौन से उपकरण हैं जिनको देखिए सिविल डिस्प्ले डिफेंस करके आप बताते हैं? में जो हम लोग को उपकरण दिया जाता है, हमारी रस्सियां सहायक बनती हैं। जी रस्सी है, खपच्चियां हैं, बाल्टी है बालू वाली फेंकने वाली, जी पानी फेंकने के लिए बाल्टियां होती हैं। हम्म। इसके अलावा हमारे पास पट्टियां होती हैं, जी जो पट्टियां बांध के हम लोग बताते हैं कैसे पट्टी बांधी जाती है। रस्सियों के तमाम नाट्स हैं जिसको यूज करके हम चढ़ सकते हैं, जी उतर सकते हैं। और साथ ही साथ जो फायर एक्सटिंग्विशर हमारे सहयोगी हैं। इसके बाद आग को, जैसे कहीं आग ऊपर लगी हुई है तो उसको, उसमें आगे लोहे का लगा रहता है, वो हम उसको हिला के गिरा सकते हैं। पीटर हमारे पास होता है, पीट करके बुझाने के लिए लोहे का इतना बड़ा वो होता है, यंत्र होता है जिसमें लाठी लगी रहती है ताकि हम पीट के आग को बुझा सकें। आग को पीट के बुझाया जाता है, ये बहुत बड़ा है। और तमाम चीजें बड़ी बिल्डिंग है, ऊपर लोग उसमें फंस गए हैं आग लगने से, और जो एग्जिट पॉइंट है वो वहां पर भी आग फैली हुई है, तो ऐसे में लोग कैसे निकल पाएंगे वहां से? वो कोशिश करें कि ऊपर बढ़ जाएं। जब तक गाड़ी नहीं आती है जी तो ऊपर भागने की कोशिश करें, जी, जहां आग पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। नीचे की तरफ ना जाए, नीचे तरफ ना जाए। जी। और अब क्या है कि अगर 2 बिल्डिंग बन रही किसी बिल्डिंग में तो फायर ब्रिज बनाया जाता है। जैसे बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, जी इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में फायर ब्रिज लगाया जाता है जी, इमरजेंसी फायर ब्रिज। कि इस बिल्डिंग का व्यक्ति बी बिल्डिंग में अगर चला गया तो ए में अगर कोई नुकसान हो, देखिए आदमी से जीवन का बहुत बड़ा मोल होता है। सामान जलेगा तो मिल जाएगा, बिल्कुल, आदमी जलेगा तो नहीं मिलेगा। जी तो कोशिश ये करना चाहिए, अगर आग लग गई, एक बहुत उपयोगी सामान नहीं है तो उसके मन में नहीं जाना चाहिए। जी इसमें बहुत तमाम तरह के सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन है। आग में कैसे घुसा जाता है, आग लगे कमरे को अचानक खोलेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा तो आग भड़केगी जी, हाँ उसका भी नियम आग बुझाने का, लेट करके आग बुझाया जाता है। जमीन पर हम लेट के पैर से धीरे से दरवाजे खोलते हैं कि ऐसे पकड़ते हैं, नहीं, नो, दिस इज वेरी रॉन्ग बिकॉज इट इज वेरी सेंसर लेयर, इट कैन बी डैमेज। ऐसे सर्च करना चाहिए। जाहिर सी बात आदमी हर चीज पकड़ता है, हो सकता है लोहे की राड निकला हो वो पकड़ ले, ऐसे नहीं पकड़ेगा। कभी भी अंधेरे में आप जा रहे हैं रेस्क्यू करने, उल्टा हो जाइए हाथ से ऐसे सर्च करते हुए जी। और कोशिश ये करना चाहिए जमीन प्लेट के कोशिश करना चाहिए, हर चीज को हटाना चाहिए। तो वो टेक्निक बड़ी लंबी है। अच्छा मनोज जी, पानी की बात हो गई, आग की बात हो गई, भूकंप की बात हो गई, पानी में डूबने वाले इंसान को कैसे बचाएं? देखिए पानी में डूबने वाला आदमी तो डूब रहा है जी, आप उसके पास गई, मैंने ये सुना है कि जो बचाने जाता है वो डूब जाता है, सबसे पहले पकड़ते हैं। कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन। जी, आप लकड़ी को पकड़ा के खींच सकती हैं, गमछा फेंक के, साड़ी फेंक करके, या जो भी चीजें हैं जी। रस्सी नहीं है तो रस्सी है तो मल्टी थर्मोनाट डाल करके हम दूर से फेंकते हैं, उसको पकड़ाने की कोशिश करते हैं जी। कभी भी उसके पास जाइए तो सामने से मत जाइए जी, पीछे से जाइए। पानी में आदमी का शरीर हल्का हो जाता है जी। अगर उसके लंबे बाल हैं तो आप पकड़ के किनारे ला सकते हैं जी। अगर कोई कपड़ा पहना है तो उससे कॉलर को पकड़ लेंगे और आप हल्के से भी वजन नहीं रहता शरीर में, आप जैसे लगता है कि कोई चीज फूल खींच के ला रहे हैं बाहर, ला सकते हैं, लेकिन उसके पास मत जाइए क्योंकि वो डरा हुआ है, पैनिक है, वो आपको भी लेकर डूब जाएगा जी। वो सामने से पकड़ेगा और सामने से कभी नहीं जाना चाहिए, पीछे से जाइए, बिना बोले उससे आइए, उसको ये ना महसूस हो अगला आ रहा है जी। और आपने बताया कि पानी में अगर सांप है उससे आप कैसे बचेंगे? सांप तो देखिए नहीं बच सकते, अगर सांप आपको बाइट कर लिया है तो किसी भी सोखा और ओझा के चक्कर मत पड़िए। एंटी वेनम स्नेक हर अस्पताल में उपलब्ध है गोरखपुर के, और खास कर जब बाढ़ आती है तो उस जो पीएचसी सेंटर होते हैं वहाँ पे उसकी व्यवस्था की जाती है ताकि आपको सांप से बचाव के लिए वो स्नेक वेनम जो है लगा सकें लोग। ठीक है मनोज जी, ये तो सारी बातें हो गई। सिविल डिफेंस के भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं? देखिए सिविल डिफेंस का भविष्य यही है कि जो अगर किसी तरह का युद्ध होता है जी, किसी भी देश के साथ, अब चूंकि भारत का केवल मित्र देश या शत्रु देश ऐसा कुछ नहीं रहा है जी। मान लीजिए भारत पाकिस्तान युद्ध होता था, भारत बांग्लादेश है, अब ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। 5 देश 6 देश बाद जो युद्ध होता है, जैसे इजराइल में क्या कि हर घर में सैनिक है, हर महिला AK-47 ले घूमती है जी, क्योंकि वो सैनिक है। तो उसी तरह से सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर्स निकल रहे हैं वो आने वाले समय में अपने दैनिक काम को करते, कोई टीचर है, कोई रेलवे कर्मचारी है जी। तो अगर आवश्यकता पड़ती तो उसका नंबर भारत सरकार गृह मंत्रालय के डाटाबेस सेंटर में है जी। उसको तत्काल बुलाया सकता है कि आपने ट्रेनिंग किया था इस डेट में और आपकी अब आवश्यकता है लोगों की सुरक्षा करने का काम। जैसे मान लिया कोई बम गिर गया अचानक, डिफ्यूज नहीं हुआ, फटा नहीं हुआ, वैसे पड़ा हुआ है,
तो होता क्या है कि आजकल सेल्फी का जमाना, लोग फोटो लेने पहुंच जाते हैं। जी। हो सकता हो बम 4 घंटे बाद फटे, 8 घंटे बाद फटे, 16 घंटे बाद फटे, तो हमको क्या है, डिफ्यूज नहीं करना है जी। हमको भीड़ को नियंत्रित करना है। सिविल डिफेंस का मेन काम है भीड़ नियंत्रण। जी। तो ये थे हमारे साथ सिविल डिफेंस के इंसिडेंट कंट्रोलर ऑफिसर डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जी। इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।